जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम में खंड आ देखने को मिलेगा जिसमें आपसे 20 MCQ पूछे जाएंगे। ये MCQ आपको हर हालत में पूरे सही करने हैं, ठीक है। इतनी बढ़िया पढ़ाई करो कि ताकि आपके सारे MCQ सही जाएं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण जो आपकी मैगजीन रही है उसके संपादक कौन है? तुम्हारा राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा चंदवरदाई। क्या होगा? चंदवरदाई। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा तुलसीदास। क्या होगा? तुलसीदास यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो बच्चों द्विवेदी युग का जो समय काल है वो जो 1900 से 1920 तक का समय माना जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जो प्रेम सागर जो आपकी रचना है ये आपकी रचना लल्लू लाल की रचना किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र कहानी के लेखक कौन है? तो मंत्र कहानी के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। कौन हो जाएगा? श्री राम शर्मा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है आपके? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहे हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी को पता है वीर रस का स्थायी भाव जो आपका होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। चौपाई के प्रत्येक स्टेप में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तुम्हारा राइट जवाब हो जाएगा 16 मात्राएं होती हैं। माता पिता के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो माता पिता जो आपको यहाँ पर लिखा है तो ये जो आपका चिन्ह है इस चिन्ह का नाम क्या है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जो इस चिन्ह का नाम होता है योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। इसके बाद आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का सभी को पता है पाताल होता है। अस्थि शब्द का यहाँ पर आपसे पूछा गया है तद्भव शब्द क्या होगा? तो अस्थि का आपका हो जाएगा हड्डी। क्या हो जाएगा? हड्डी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? जब आपका पहला शब्द प्रथम पद आपका संख्यावाचक होता है तो उसमें आपका द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये तो काफ़ी आसान है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा राजीव। क्या हो जाएगा? राजीव। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो जो विद्यालय में कौन सी संधि है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्यालय। तो विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? रामस्य। क्या हो जाएगा? रामस्य। देखो बच्चों आपको राम शब्द के धातु जितने भी आपके उनको याद कर लेने हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने अभी इसको याद कर लिया तो आपके क्लास 10th में भी ये काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि गच्छन्ति किस
पुरुष और वचन का रूप है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान का विलोम शब्द क्या है? तो ज्ञान, क्या हो जाएगा? ज्ञान। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खंडवा, यहाँ पर आपको लिखित प्रश्न करने जो कि आपके 50 अंक के होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको छोटा सा गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको पता करना है इसके पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक का क्या नाम है। अगर आपने ये चीज़ें पता कर ली तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो पाठ का नाम और आपके लेखक का ही नाम देखते हैं। अगर आपने ये चीज़ें सही लिख दी तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार हमको ऐसा होता है कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको सटीक नहीं आते हैं, फिर भी हम बना बना कर लिख देते हैं, हमको मार्क्स फिर भी पूरे मिल जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम ही देखते हैं। तो आपको बातें ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पर ये क्वेश्चन या पद्यांश आए, गद्यांश आए, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बिल्कुल सही लिखकर आना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है इसको आपको एक बार पढ़ना है, इसके बाद आपको अपने शब्दों में इसको बना बना कर लिख देना होता है। यही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। संसार में कैसे मनुष्य होते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप लोग उसको बता भी सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका यहाँ पर अथवा में कह रहा है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको पूरे में लाइन दिख रही है, तो आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। वैद किस बात, जो वैद है वो किस बात का वर्णन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। भूगोल वेत्ता किस बात का वर्णन करते हैं वो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा पद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आपको पता करना है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या कवि का नाम क्या है। अगर आपने ये चीज़ें सही लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं वो पाठ का नाम, लेखक का नाम ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे पद्यांश की व्याख्या करनी, जहाँ पर आपको व्याख्या करनी वो आपको यहाँ पर पूरी व्याख्या कर देनी है। दीपक और पतंग से क्या तात्पर्य वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे अथवा में पूछा गया है, कह रहे कि संदर्भ लिखिए, मतलब कि आपको पाठ का नाम बताना है और साथ साथ में आपको लेखक या कवि का नाम बताना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने को पूछ रहे हैं, वो आपको कर देनी है। मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया था? मीरा ने भगवान श्री कृष्ण रूपी धन प्राप्त किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। बच्चों यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। बच्चों ये क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए गए, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ, मतलब कि आपको पाठ का नाम लिखना होगा। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है और उसका आपको बाद में हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्य का लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी 2 रचनाएं लिखनी है। बच्चों देखो यहाँ पर लिखा जरूर 2 रचनाएं हैं, पर आपको कम से कम 10 रचनाएं लिखनी है, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स 100% मिलेंगे। ठीक है, आप कम से कम यहाँ पर प्रेमचंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तीनों के तीनों याद कर लिए तो आपका 100% हाफ ईयरली एग्जाम में इन्हीं में से किसी एक कवि का जीवन परिचय 100% फंस जाएगा और आपको उनकी 10 रचनाएं भी लिखनी है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का यहाँ पर आपको देना है जीवन परिचय और उनकी यहाँ पर लगभग में 10 रचनाएं आपको लिखनी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, इसके बाद आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस है कबीर दास जी, इसके बाद सबसे फेमस आपके रहेंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है,
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बनाकर यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का। ऊँट के मुंह में जीरा, आकाश पाताल एक करना, अपना उल्लू सीधा करना, आँख का तारा होना। सारे के सारे आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह पढ़ता है, मैं घर जाता हूँ, वे दोनों जाएंगे। तो किसी यहाँ पर दो वाक्यों का आपको यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर इनका हल देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 दिन अवकाश के लिए अपने जो आपके प्रिंसिपल स्कूल के उनको आपको देना है लेटर कि भैया हमको छुट्टी चाहिए, मुझे अवकाश चाहिए, मेरी बहन की शादी है, कुछ भी है, आपको कोई भी रीज़न बता सकते हैं। आपको अपने प्रिंसिपल को अपने लेटर देना है। ठीक है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आपको देना है। ठीक है। ये हमारा 5 अंक का नंबर हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारे क्लास 9 का हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। इसमें बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।